अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। दिस इज़ डॉक्टर नबीहा अली ख़ान, आपका अपना प्रोग्राम लेके कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। आज का प्रोग्राम ख़ास, अहम और ख़ास तौर पे अहम इस वजह से भी कि आपकी भरपूर फरमाइश पे आज का प्रोग्राम जो है वो हम कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में बढ़ता हुआ मोटापा जो है वो इस सिमत इशारा कर रहा है कि आने वाला वक्त जो है वो उन लोगों के लिए ख़तरे से खाली नहीं है जिनका वज़न जो है वो 100 kg से ज़्यादा हो चुका है और वो खा खा कर अपना वज़न जो है वो बढ़ा चुके हैं। जो लोग खाते रहते हैं और उनकी कोई वॉक नहीं होती, उन्होंने खाकर जो है वो उसको हज़म करने के लिए कोई अपनी स्ट्रैटेजी प्लान नहीं की होती, सिर्फ खाना, सोना और टीवी देखना, यही आपकी अगर जो है वो पूरी की पूरी दिन की रूटीन है तो फिर ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन इख्तियार कर जाता है। ये मोटापा बढ़ते 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 आपको जो है वो 200 kg तक ले जाता है। और ऐसे भी ख़वातीन हज़रात और बच्चे, जी हाँ, छोटे बच्चे जिनमें जो है वो ओबेसिटी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है कि बच्चे जो है वो खाते हैं, जंक फूड खाते हैं और उसके बाद उनका वज़न जो है वो बढ़ना शुरू होता है और बेतुका बढ़ना शुरू होता है और माँ बाप देखकर ये कह रहे होते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो बड़ा तंदुरुस्त है, मोटा है, ताज़ा है, बड़ा तंदुरुस्त है, लेकिन बच्चे से ना चला जा रहा होता है, ना वो अपना वज़न जो है वो सही तरह पाँव पर जो है वो ले पा रहा होता है, ना ही वो ज़्यादा दूर जो है वो भाग सकता है, दूसरे बच्चों से कम उसकी कैपेसिटी जो है वो रनिंग हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? आज के प्रोग्राम में हमने ख़ास तौर पर बात ये करनी है कि इसकी सर्जरी मुमकिन है, इसकी सर्जरी हो सकती है, और अगर इसकी सर्जरी हो सकती है तो उसमें कौन कौन से पहलुओं को मद्देनज़र रखा जाता है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको सामने रख कर जो है वो सर्जरी तक जो है बढ़ा जाता है, क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव प्रॉब्लम है और सेंसिटिव मसला है, क्योंकि इसमें सारा का सारा जो बोझ है वो आपके स्टमक पर है। तो स्टमक को कैसे कंट्रोल करके वज़न को जो है वो इन कंट्रोल किया जाता है, ये सारी बात आज हम आपको प्रोग्राम में जो है वो बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सर्जन हैं डॉक्टर नवीद मलिक, जो कि लेप्रोस्कोप सर्जरी भी करते हैं और ओबेसिटी सर्जरी भी करते हैं। तो उन्हीं से पूछते हैं कि ये दोनों सर्जरी जो है वो कैसे करते हैं और इनको थोड़ा थोड़ा जो है अगर डिफ़ाइन भी कर दें हमारे अवाम के लिए तो आपको भी क्लियर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नवीद। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। और डॉक्टर साहब, इतना अहम, इतना इम्पॉर्टेंट काम आप कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान में आप जैसे सर्जन्स जो हैं वो इन प्रोसेस, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि नहीं हैं, लेकिन जितना जितना अल्लाह ने आपके हाथ में, एक कहते हैं ना कि डॉक्टर के हाथ में शफा होती है, तो आपके हाथों से निकले हुए, सर्जरी हुए हुए जितने भी पेशेंट हैं वो माशाल्लाह ठीक और अपनी ज़िंदगी जो है भरपूर तरीके से गुजार रहे हैं। बंदा यहाँ तक पहुँचता कैसे है और ये सर्जरी जो है वो मुमकिन कब बनाई जाती है? अच्छा, सबसे पहले तो हम बात करेंगे मोटापे की। आपको मालूम है कि पाकिस्तान इज़ नंबर 8 इन ओबेसिटी इन द वर्ल्ड। बिल्कुल ठीक, 8वें नंबर पे। बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है जिसको हम सेहत कहते हैं। आमतौर पे लोग कहते हैं जी बड़ा सेहतमंद आदमी है, हाँ, खाते पीते हैं जी। तो मोटापा मैं समझता हूँ कि ये सारी बीमारियों की जड़ है, इट्स मदर ऑफ ऑल डिजीज़। बिल्कुल ठीक। इस मोटापे की वजह से शुगर, ब्लड प्रेशर, जिसको हम समझते नहीं है कि मोटापे की वजह से, बेसिकली ये मोटापे की वजह से। अच्छा, उसके साथ साथ जॉइंट पेन, स्पेशली घुटनों में दर्द शुरू हो गई, वेट के साथ है ऑब्वियसली। पेशेंट्स मेरे पास, कई मेरे कोलीग्स रेफ़र करते हैं पेशेंट्स जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं कि यार हमने इसका ऑपरेशन करना है, लेकिन ऑपरेशन तभी कामयाब होगा जब वेट नॉर्मल होगा। बिल्कुल ठीक। जॉइंट्स ख़राब हो गए इतना अरसा, ऑब्वियसली ये एक चेयर बनी है फॉर एग्जांपल 100 kg वेट उठाने के लिए, और इसके ऊपर आप अगर 300 kg वेट डाल देंगे ऑब्वियसली टूट जाएगी। ठीक है, तो नेचुरल प्रोसेस है एक, जो जॉइंट्स हमारे 60, 70, 80 kg वेट को बेयर करने के लिए बने, उठाने के लिए बने, तो उसके ऊपर जब आप 150 kg, 200 kg वेट डालेंगे तो ऑब्वियसली वेयर एंड टियर होगा और जॉइंट्स जल्दी ख़राब हो जाएंगे। बिल्कुल सही। तो उसका हल क्या होता है कि वेट रिड्यूस कर लें तो ये सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, और रिस्क फैक्टर सारे ख़त्म हो जाएंगे। मोटापे के साथ एक रिस्क फैक्टर कि जी ब्लड प्रेशर बढ़ गया, शुगर बढ़ गई, हार्ट अटैक हो गया, फालिज आ गया, और बांझपन, ख़वातीन के अंदर बांझपन, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल ठीक। लोग इसको समझते नहीं है। बच्चियों में आजकल मोटापा बढ़ रहा है और उसी की वजह से इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, बांझपन भी बढ़ रहा है। तो जब मोटापा ठीक होता है, बहुत से पेशेंट्स हैं मेरे जिनको हमने ऑपरेट किया, वेट रिड्यूस हुआ, शादी के 6 साल बाद, 8 साल बाद, किसी को 13 साल बाद प्रेगनेंसी हो गई, कंसीव कर लिया, बच्चा दे दिया अल्लाह ताला ने। तो ये सारी चीज़ें मोटापे के साथ रिलेटेड हैं। यानी आप
जब भी किसी आप शेल्टर देख लें ना, कोई छत देख लें, उसके ऊपर आप जितना बोझ डालेंगे वो दबती चली जाएगी। और यही हमारा जो है वो बॉडी स्ट्रक्चर है कि आपने पाँव जो है वो बेचारे कितना वजन उठाएंगे, वो बने हैं 60 को चले 70 जो है वो केजी उठाने के लिए, आप उस पर जो है 100 200 300 किलो जो है वो अपना वजन कर रहे हैं, तो वो उनमें तो कैपेसिटी भी नहीं रहनी चलने की, और हड्डियाँ भी अंदर से जो है वो कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो भुरती रहती हैं, अजीब सी जो उनकी कंडीशन हो जाती है। तो यहाँ तक लोग पहुँचते क्यों हैं, इतना खाते हैं कि जो है वो खा खा के अपने आप को जो है वो एक मुसीबत बना लेते हैं, अपने लिए ही मुसीबत बन जाते हैं। इसमें कुछ फैक्टर्स हैं, उसमें एक तो मेजर जो है आपका जेनेटिक्स है। हाँ, जेनेटिक्स फैमिली में चलती है ओबेसिटी। हाँ, ठीक है, लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि अगर उसे कंट्रोल कर लिया जाए तो आप उसको रोक सकते हैं। आप अपने बच्चों में ना जाने दें उसको। अगर आप खुद से कंट्रोल कर लें तो ऑब्वियसली, तो होता क्या है जी कि एक तो फैमिली में चल रही है, उसको डिजीज़ नहीं समझ रहे कि सारे माशाल्लाह सेहतमंद हैं जी। हाँ, उसको बीमारी नहीं समझ रहे, बीमारी समझेंगे तो इलाज कराएंगे ना उसका। ऐसा ही एक तो जेनेटिक्स है। नंबर 2 आजकल का जंक फूड है। बच्चों को बड़े शौक से खिलाते हैं, पिज़्ज़ा खा लो बेटा, बर्गर खा लो। बच्चे भी नहीं टलते। एग्जैक्टली, फ्राइज दे दी, ये बहुत मेजर चीज़ें। जंक फूड जो है ये बच्चों के वेट गेन में बड़ी अच्छा, किस ऑयल में बनी है, वो किस तरह से उनकी जो है वो मेकिंग हुई है, आपको नहीं पता ना। और ये जो आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, हाँ, ये बच्चों को शुरू से मैं समझता हूँ कि वो फीडर बाद में देते हैं, पहले ये दे देते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। तो और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, आराम पसंद ज़िंदगी। हमारी कोशिश आप देखें कॉमन कि हमारी कोशिश होती है कि शॉप के अंदर ही गाड़ी ले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। बस ना चले, जो ये हमारे शॉपिंग मॉल्स बने हैं ना, मैं तो अक्सर ये कहती हूँ कि बस ना चले, वहाँ पे के अंदर भी गाड़ियाँ जो है ना वो चलनी शुरू हो जाएं कि जी गाड़ी में बैठे बैठे ही शॉपिंग कर। अच्छा, आप देखेंगे ये जंक फूड्स वाले अपनी मार्केटिंग करते हैं, उन्होंने वो ड्राइव थ्रू बना दी है कि आप गाड़ी से ना उतरें, आप घर से गाड़ी में बैठे और गाड़ी से ड्राइव थ्रू से आपने बर्गर लिया और एक सॉफ्ट ड्रिंक ली और जाके वापस बेडरूम में जाना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था, लेना पड़ता था। अभी कोई जरूरत ही नहीं है, ड्राइव थ्रू करें, इजी हो जाए। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल ये बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है, ठीक है। और ओबेसिटी एक बर्डन है हमारे हेल्थ सिस्टम के ऊपर, यकीन करें, बहुत बड़ा। ओबेसिटी के साथ इतनी सारी डिजीज़ हैं, अगर आप ओबेसिटी कंट्रोल कर लेंगे तो इन सारे रिस्क फैक्टर्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ब्लड प्रेशर आपका बढ़ता ही तब है जब आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। आपका वज़न जो है वो बढ़ना जब शुरू होता है तो आपको ज़ाहिर है मैदे के भी मसले, आपको भूख ज़्यादा लगेगी, आप ज़्यादा खाएंगे, जितना ज़्यादा खाएंगे उतना बैठेंगे, चर्बी बढ़ेगी आपके जो है वो जिस्म में, चल नहीं पाएंगे, घुटनों में दर्द है, कभी कमर में दर्द है, आपको जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब इसका हल क्या है, क्या कितना खाएँ, क्या खाएँ? और एहतदाल से खाना तो हमारे मतलब मज़हब में भी है, हमारा मज़हब भी इस चीज़ को बताता है कि उतना खाएं जितना आप डिज़ोल्व कर सकें, हज़म कर सकें। इतना खाने का तो कहीं हुक्म ही नहीं है, या कहीं कोई बात है ही नहीं, कहाँ से खाते हैं लोग? अच्छा, खाना तो उस वक्त खाना चाहिए जब भूख लगी हो, बगैर भूख के नंबर 1 खाना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मोटापे के साथ मैं एक चीज़ और ज़रूर बताना चाहूँगा आपको कि एक सोशल स्टिग्मा भी है। मोटापा जो है ना, ये एक सोशल स्टिग्मा है। सही। आप देखें ना, बच्चे, चलो लड़के तो शायद उसको कोप कर जाते हैं, लड़कियों के लिए बहुत बड़ा स्टिग्मा है ये। बिल्कुल सही बात है। इस मोटापे के साथ जब आपको बातें सुनने को मिलती हैं बहुत सारी, ठीक है, तो फिर क्या होगा, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमारे पास जितने स्पेशली फीमेल पेशेंट जो आती हैं ना हमारे पास, जो ओबेसिटी के साथ, वो मतलब यू कैन से मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप कह लें कि 80% उनमें साथ डिप्रेशन भी होता है। आई नो इट। वो एंटी डिप्रेशेंट्स ले रही होती हैं बेचारी। ऐसा ही है, ऐसा ही। रिश्ता नहीं हो रहा, मतलब कहीं किसी के घर जा नहीं सकते, किसी से बात करते हैं, किसी गैदरिंग में नहीं जा सकते, कपड़े नहीं अच्छे पहन सकते। बिल्कुल सही। ये बहुत सारे पेशेंट जो मतलब ऑपरेट करवा के मुझसे जाते हैं, उसके बाद बड़े खुशी खुशी मुझे एक बल्कि खातून ने फ़ोन किया रात को लेट, तो 10-11 बजे 12 बजे की बात, तो मुझे उसने फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं उसने थैंक यू लाइन लगा दी। क्या हुआ तुम्हें? कहती है आपने मेरा ऑपरेट किया था, आज मैंने रेडीमेड सूट पहना, ये मेरा ड्रीम था कि मैं कभी लाइफ में रेडीमेड सूट भी पहन लूँगी। वाह, देखिए अंदाज़ा तो लगाइए। ये एक शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में अल्लाह का। तो ये डॉक्टर साहब बढ़ता हुआ डिप्रेशन, इसकी वजूहत मोटापा भी है। ज़ाहिर है कि आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं लगेगी, लोग आप पर तनकीद करेंगे, आपको मोटा होने पर मुख्तलिफ बातें सुननी पड़ेंगी। और ख़वातीन के, लड़कियों के लिए मसाइल इसलिए होते हैं, उनकी शादी होनी है, शादी के बाद ऑलरेडी वज़न जो है वो आपका बढ़ जाता है, ख़वातीन और मोटी हो जाती हैं।
अब वो जब और मोटी हो जाएंगी, पहले ही मोटी हैं, तो वो तो एक अजीब सी जो है वो चीज़ जो है वो बन जाएंगी, जिसके बाद जो है वो फिर उनको जहाँ से वो चलती फिरती नज़र आएंगी वहीं से जो है वो उनको ताने और ये सब चीज़ें जो है वो मिलेंगी। इसका हल क्या है, किस तरह से अपने लाइफस्टाइल को सेट करना चाहिए? सबसे अच्छा जो मैं समझता हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हाँ, ये तो है। सबसे पहले आप कोशिश करें कि आप वेट गेन ना करें। बिल्कुल सही। ठीक है। अच्छा, वेट गेन ना करने के लिए सबसे मैं जो हम मना करते हैं लोगों को, अपने पेशेंट्स को डे 1 पे, जैसे मेरे पास पेशेंट आता है, बल्कि मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है। अच्छा। कि ये वाली चीज़ें आप समझें आपके लिए दुनिया में नहीं है। हाँ। उसमें क्या कहते हैं, चीनी, चावल, चिकनाई, चपाती, चॉकलेट, चिप्स, बन, बर्गर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, बोतल और बेकरी की सारी चीज़ें ये भूल जाएं, ये दुनिया में नहीं है। हेल्दी डाइट लें, वेजिटेबल्स लें, बॉइल्ड वेजिटेबल लें, सबसे अच्छी चीज़ है। प्रोटीन्स लें, आप चिकन टिक्का, चिकन कबाब, मछली, इस तरह की चीज़ें, ग्रिल्ड नॉट फ्राइड। यस, तेल तो हमने, ऑयल तो हमने पहले मना कर दिया, चिकनाई नहीं। अब ये सारी चीज़ें लेंगे, दिस इज़ हेल्दी डाइट। और प्लस अपनी एक्टिविटी थोड़ी सी करें। ठीक है, कुछ एक्सरसाइज के आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए। और डेली जो वॉक का मशवरा डॉक्टर देते हैं, वो डॉक्टर की डोमेन कुछ भी हो, वो किसी से भी रिलेट करता है। डॉक्टर है, आपके स्टमक को डील कर रहा है, आपके माइंड को डील कर रहा है, आपको हार्ट को डील कर रहा है, उसने आपको वॉक लाजमी सजेस्ट करनी है। उसके प्रिस्क्रिप्शन में जो है वो लाजमी एक चीज़ होनी है कि आपने वॉक करनी है, चाहे आपको थोड़ी लिखे चाहे ज़्यादा, वो एक डिटेल बाद की बात है। लेकिन जो आपका लाइफस्टाइल है ना, वो उसमें वॉक लाजमी होनी चाहिए। हम क्या करते हैं कि गाड़ी से उतरने को अपनी बेहुरमती समझते हैं, या किसी चीज़ की बेहुरमती हो जाए ना, तो एक खौफ, एक अजीब सी चीज़ जो है वो होती है। तो हम ये कहते हैं कि यार हमारी तजलील हो गई है कि हम गाड़ी से नीचे उतर के हम पैदल चल रही हैं, तो लोग क्या कहेंगे कि इनके पास गाड़ी नहीं है। मतलब इस तरह के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हमने अपने माइंड में सेट कर लिए हैं, और बच्चों को भी वैसे ही माइंड सेट पे जो है वो लगा दिया है, और गाड़ी से नीचे उतरने का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया है। तो ये फिर कैसे चलेगा, और ये हालात तो फिर सर्जरी पे आके ख़त्म होंगे। जी, अल्टीमेट सोल्यूशन तो सर्जरी है। अच्छा, उसमें हम फिर डिसाइड करते हैं किस पेशेंट को सर्जरी रिक्वायर्ड है और किसको नहीं रिक्वायर्ड। अच्छा, ऐसा भी होता है? जी बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि हम पेशेंट आए मेरे पास और मैं डायरेक्टर से कहूँ जी आपका ऑपरेशन होगा। नहीं, जाहिर है आप ये चीज़ तो देखेंगे कि इसका जो है वो क्या सर्जरी से इसका हल निकल सकता है। आई हैव गॉट अ टीम जिसमें पूरी एक मतलब एक हमारा सिस्टम है। पेशेंट एंटर होता है हमारे पास, हम उसको गाइड करते हैं कि आपका डाइट से वेट रिड्यूस हो सकता है, आपका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरे पास बेतहाशा मैसेजेस हैं। मतलब मैक्सिमम या कह लें कितना वज़न होगा जिस पर आप ये कहते हैं कि नहीं जी सर्जरी ही होगी अब तो? अच्छा, उसका एक क्राइटेरिया है। आप बल्कि एंड्रॉयड फ़ोन, आईफोन सब में आप डाउनलोड कर सकते हैं BMI, एक ऐप आती है, बॉडी मास इंडेक्स। उसमें आप अपना एज, हाइट और वेट एंटर करते हैं। वो आपको बताते हैं कि जी आपका ये वेट है, ये BMI बनता है आपका, और आइडियल वेट ये है आपका। ठीक है, ओके। वो आप अपना आइडियल वेट देखते हैं और उससे ऊपर देखते हैं अगर आपका एक्स्ट्रा वेट कितना है। ओके। हमारे पास क्लिनिक्स में ज़रा डिफरेंट चीज़ें होती हैं मेजर करने के लिए इसको। तो जो हम समझते हैं नॉर्म, इसमें 3 कैटेगरीज हैं। किसी का अगर BMI 25 to 30 है, हम इसे कहते हैं ओवरवेट। ठीक है, 30 से 35 है BMI, तो हम इसे कहते हैं कि ओबेसिटी क्लास 1। ओके। 35 से 40 है ओबेसिटी क्लास 2, और 40 से ऊपर BMI है तो हम कहते हैं ओबेसिटी क्लास 3, सुपर ओबेसिटी। सही। अब जो तो हैं 25 और 30 के ब्रैकेट में, उनको तो हम कहते हैं अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, डाइट मॉडिफिकेशन करें अपनी, और कुछ मेडिसिन हम देते हैं उनको, कुछ डाइट प्लान्स देते हैं। मेरे साथ डाइटिशियन है तो वो उनको डाइट प्लान्स देती हैं, तो वेट रिड्यूस हो जाता है। ओके। लेकिन इसके लिए बड़ी, मैं समझता हूँ कि रिलीजियसली फॉलो करना पड़ता है उन चीज़ों को। हाँ जी, बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि आपने एक बार वेट रिड्यूस किया उसके बाद फिर वापस उसी रूटीन पे चले गए, कोई फायदा नहीं। उसे हम कहते हैं रिबाउंड फिनोमेना। पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, जी मेरा वेट 120 था, मैंने 90 कर लिया था, मेरा 150 हो गया। हाँ। तो वो वेट ज़्यादा तेज़ी से वापस जाता है जब आप वो रूटीन छोड़ते हैं। अब जब आप डाइट वो सारा कुछ छोड़ते हैं, एक्सरसाइज भी ऐसे ही है। यस, दिस इज़ रिबाउंड फिनोमेना। वो फिर उससे ऊपर जाता है जहाँ से आपने स्टार्ट लिया था। तो अच्छा, ये पेशेंट्स हैं जो रिलीजियसली अगर फॉलो कर जाएं हमारे डाइट प्लान्स को, एक्सरसाइज को, सारा कुछ, तो वो अपना वेट, ये वो लोग हैं जिनका BMI 25 से 30 है। फॉर एग्जांपल किसी का वेट 60 होना चाहिए, तो उसका 75 है, हम कहते हैं या वापस आ सकता है। ठीक है, 80 तक भी हम कहते हैं वापस आ जाए। अगर किसी का 90 प्लस हो गया, 60 होना चाहिए लेकिन 90 प्लस हो गया, फिर हम कहते हैं कि आप ट्राई कर लें। अगर आप 4-6 महीने में इसको कंट्रोल कर लेते हैं, समझते हैं कि मैं कर लूँगा, तो ठीक है। लेकिन मोस्टली लोग कहते हैं नहीं हुआ,
या हमने ट्राई किया था वापस आ गए 90 से 60 पे आना मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। 90 से 80 पे तो आ जाते हैं आप, इवन 70 पे भी आ सकते हैं मेरा ख्याल है। वो जो 10 kg का डिफरेंस लास्ट वाला है वो ना, रह जाता है, वो मुश्किल है। सही। अच्छा, जो लोग सुपर ओबेसिटी में आते हैं, ओबेसिटी क्लास 2 या 3, उनके लिए तो डेफिनेट सर्जरी है, उनके लिए कोई और ऑप्शन ज़ाहिर है, नहीं वो तो ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लोग कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब मैं कर लूँगा ठीक है, आप ट्राई कर लें। वो 4-6 महीने बाद होते तो फिर आप यहाँ तक पहुँचते कैसे? यस, वो अल्टीमेटली 4-6 महीने के बाद वापस आ जाते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब ऑपरेशन ही कर दें, ज़्यादा बेहतर है। हाँ, अच्छा, ये जो ऑपरेट होता है, जब आप सर्जरी का जो डिसीजन लेते हैं इन पाकिस्तान, ये जो तादाद है वो कितनी बढ़ चुकी है पहले में और अब में? जितने साल आपको इन प्रैक्टिस हो गए हैं उसमें आपने इस साल में और पिछले साल में, हम 2 सालों का अगर चलें हिसाब कर लें तो 3 सालों का कर लें, तो उसमें कितनी जो है वो आपने इसमें ज़्यादती देखी है कि लोगों का वज़न बेतहाशा बढ़ चुका है और सिवाय सर्जरी के अब दूसरी कोई ऑप्शन नहीं रहेगी? अच्छा, वेट तो पहले भी ज़्यादा, ओबेसिटी तो बड़ी कॉमन है पाकिस्तान में, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब से हमने यहाँ पे काम शुरू किया है पाकिस्तान में, तो अवेयरनेस बढ़ी है बेसिकली। ठीक है, हमने लोगों को अवेयरनेस दिया डिफरेंट टीवी प्रोग्राम्स के ज़रिए। मैं डॉक्टर माज के साथ काफ़ी अर्सा काम किया। पिछले 4 साल से मैं ओबेसिटी सर्जरी कर रहा हूँ, 4-4.5 साल से तकरीबन। सही। और मैंने तकरीबन कोई 3-3.5 हज़ार ऑपरेशंस किए हैं इन पाकिस्तान। जी, इन पाकिस्तान। सही। और ये रूटीन में हो रहे हैं। इससे ये हुआ कि हमने अभी ये कंटिन्यू है? जी, आपके पास चल रहा है, आगे तक लाइन लगी हुई है? जी बिल्कुल, हमारी बुकिंग्स होती हैं पेशेंट्स की महीनों की। तो अच्छा, उसमें ये कि हमने कुछ अवेयरनेस दी है, लोगों को बताया है, कोशिश की है कि यार ये मोटापा जो है डिजीज़ है, ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये खुशी वाली बात नहीं है, और इसका इलाज मुमकिन है। ये नहीं कि सिर्फ डिज़ीज़ का अवेयरनेस थी, हमने इसका अल्लाह का शुक्र है इलाज की अवेयरनेस दी है लोगों को, और माशाल्लाह इतने सारे पेशेंट्स ऑपरेट करा के गए हैं। वो हमारी पब्लिसिटी है बेसिकली, दैट इज़ द मार्केटिंग। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो इसका इलाज कैसे मुमकिन है? ये ऑपरेशन ही है। सही। ऑपरेशन हम कैसे करते हैं? ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है बेसिकली, कैमरे के ज़रिए ऑपरेट करते हैं हम। इसमें हम 2-3-4 ऑप्शंस हैं डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट, कि हमने किस तरह के पेशेंट को ट्रीट करना है। अगर सिर्फ मोटापा है और कोई बीमारी साथ नहीं है, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोई और इशू नहीं है, तो हम क्या करते हैं, स्टमक का साइज़ छोटा कर देते हैं। अच्छा, स्टमक का 70 to 80% साइज़ रिड्यूस कर देते हैं हम। अच्छा, ठीक है। उससे ये होता है कि ग्रेजुअली पेशेंट का वेट रिड्यूस होता है। इनिशियली शुरू में ज़रा ज़्यादा रैपिडली वेट रिड्यूस होता है। इवन कुछ पेशेंट्स जिनका वेट 1 हफ्ते में 10 kg भी रिड्यूस हुआ है। अच्छा जी, सही। और 4-5 kg तो बड़ी कॉमन चीज़ है। ठीक। एवरी वीक इनिशियली ज़रा रैपिडली नीचे आता है वेट शुरू में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वेट स्लो नीचे आता है, लेकिन 1 से 1.5 साल तक, 2 साल तक भी वेट रिड्यूस होता रहता है। और फिर हम इनको फॉलो करते हैं पेशेंट्स को, 6 मंथ्स मेरा फॉलो फ्री है। स्पेशल कोई डाइट प्लान आप इनको बना के देते होंगे कि डाइटिशियन है हमारे साथ? जी बिल्कुल, डाइटिशियन है मेरे साथ, उनका मैं अपना कांटेक्ट देता हूँ बाकायदा। 24/7 हेल्पलाइन हमारी, जब मर्ज़ी हमें कॉल करें, उनको रिस्पॉन्ड करते हैं और उनको प्रॉपर डाइट प्लान देते हैं। पहले 1 वीक का, फिर अगले नेक्स्ट 2 वीक्स का, फिर नेक्स्ट 6 वीक्स का, 6 मंथ्स का, ये डाइट प्लान हम देते हैं पेशेंट्स को। ओके, सही। तो ये जो आपके पास पेशेंट आते हैं वो खौफज़दा कितने होते हैं कि हमारी सर्जरी होगी, पता नहीं स्टमक जो है वो काट देंगे, छोटा कर देंगे और फिर ऐसे हो जाएगा? ये पहले तो ज़ाहिरी बात है कि लोग इतने अवेयर नहीं हैं, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं यहाँ पर, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है। आपने इतनी अवेयरनेस जो है वो कायम की है, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या समझें कि अभी तक आने वाले लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस उस तरह है ही नहीं। लोगों को सिर्फ खाने की है। इस टाइम सिर्फ आप कहीं किसी के घर चले जाएं, आप किसी दावत में चले जाएं, किसी फंक्शन में चले जाएं, वहाँ क्या है कि अगर अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो लोगों का मुंह बन जाएगा। Exactly. इवन के रिश्तेदार आपसे नाराज़ हो जाएंगे, रूठ जाएंगे कि अच्छा खाना नहीं दिया, ये क्या बात हो गई, हम तो खाना खाने। यार सब सारी दुनिया खाने पे लग गई है, खाने के लिए ज़िंदा है। कि क्या एक क्रेज़ जो है वो खाने का शुरू हो गया कि हमारे पास वैरायटी ऑफ फूड आ गया है कि हम बिल्कुल जो है वो नॉर्मलिटी की तरफ चले गए हैं कि ठीक है जो मिले खा जाओ। अच्छा, हम ना पेशेंट को असेस करते हैं कि वो कितना सीरियस है वेट रिड्यूस करने में। हाँ, मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, ज़रूरी चीज़ है सबसे पहले कि मैं ऑपरेट भी कर दूं और उसके बाद फिर उसकी रूटीन चेंज ना हो। सही, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूंगा। एक पेशेंट को हमने ऑपरेट किया तो उसने 4th-5th डे था। अच्छा। उसने बिरयानी खा ली, बोटियाँ खा ली और उसका स्टमक लीक कर गया। बस देख लें। तो इसलिए हम पहले पेशेंट को असेस करते हैं कि भाई आप कितने सीरियस हैं
और ऑपरेशन के बाद हमारा ये डाइट प्लान होगा, ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, इनको आप अगर फॉलो करेंगे तो हम ऑपरेट करेंगे आपका। सही। अच्छा, उसको असेस करने का एक तरीका और भी है हमारे पास। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं क्लिनिक में कि जी इतना वेट है, ओके आपको 2 हफ्ते बाद की अपॉइंटमेंट दे रहा हूँ मैं। इन 2 हफ्तों में आपने, फॉर एग्जांपल आपका 150 है तो 145 तक आएंगे 2 हफ्तों में इस डाइट प्लान को फॉलो करके, तो आपको ऑपरेट करेंगे हम। अच्छा, उससे पता चलता है कि पेशेंट कितना सीरियस है। ओके, ये आप एक एक्सरसाइज पे लगा देते हैं, एक्सरसाइज पे लगा देते हैं या डाइट प्लान देते हैं। बेसिक तो डाइट प्लान है, हम उनकी ये सारी चीज़ें बंद करते हैं, देखते हैं कि पेशेंट कितना सीरियस है, वाकई इस डाइट प्लान को रिलीजियसली फॉलो कर ले तो 1 वीक में उसका वेट 5 kg तो नॉर्मल बात है, रिड्यूस हो जाता है हमारे डाइट प्लान से। ठीक है, और फिर हम उसको आगे काउंसिल करते हैं। यस, आपने जो बात की डर वाली, डर खौफ होता है डेफिनेटली किसी भी सर्जरी का ऑपरेशन का नाम ही बहुत ज़ाहिर खौफज़दा है। लोग उस सोचते हैं कि यार ऑपरेशन करवाना है, हमने अंडर द नाइफ जाना है, बेहोश होना है, तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली डराती हैं लोगों को। हमारे पास आते हैं, हम उनको काउंसिल करते हैं कि यार ये इतनी को बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है, दिस इज़ वेरी सेफ सर्जरी बट इन सेफ हैंड्स। अगेन मैं ये बात ज़रूर करता हूँ, सेफ सर्जरी इन सेफ हैंड्स। अगर आपने किसी ने सीखा हुआ है, सर्जन ने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, काम किया, तो फिर ठीक है। अदरवाइज अगर यूट्यूब पे देखे किसी ने ऑपरेशन शुरू कर दिए कि यार ये तो मैं भी कर लेता हूँ, देखिए अब ये तो बाद में पता चलेगा ना, जो हत्ते चढ़ गया बंदा, ये तो बाद में, ये तो तस्दीक पहले करके जाए ना कि ये डॉक्टर्स जो हैं कितने कैपेबल हैं, इनके पास कितनी जो है वो, इन्होंने पहले कितने लोगों का इलाज कर लिया। थोड़ी सी असल में हमारे प्रॉब्लम ये है कि ना खाने में तस्दीक है हमारी, ना हमारी डॉक्टर्स के बारे में कोई तस्दीक है। बस जिसने बता दिया ना कि मैं फ़लाँ डॉक्टर के पास गई थी, उसने मुझे अच्छी दवाई दे दी, मुझे आराम आ गया, तो तुम्हें भी आ जाएगा। अब हर बंदे की कैपेसिटी अलग है, हर बंदे का जो है वो सेंस ऑफ ह्यूमर अलग है, हर बंदे की जो है वो स्टमक की सिचुएशंस अलग हैं। लेकिन लोग कहते हैं बस मुझे सूट कर गया तो आपको भी सूट कर जाएगा, इसलिए आप भी ऐसा करें। तो ये ज़रूरी चीज़ है कि आप ये देख लें कि आपको क्या सूट करेगा। ज़रूरी नहीं कि अगर किसी ने कुछ पहना हुआ है या किसी ने कुछ आपको जो है वो दवाई दे दी है तो वो आपको सूट करेगी तो दूसरे को भी कर जाएगी, ऐसा ना करें, बल्कि अपने लिए अपनी पर्सनालिटी के मुताबिक चीज़ें जो है वो सोचें और अपने लिए अपने मुताबिक दवाइयाँ सोचें। अच्छा ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि ये सर्जरी जो है वो कितने टाइम के लिए होती है, कितना टाइम लगता है आपको सर्जरी करते हुए, और इन प्रोसेस क्या उसमें बेहोश किया जाता है मरीज़ को या उसको पता होता है कि मेरे साथ जो है वो मेरा ऑपरेट हो रहा है? अच्छा, एक चीज़ जो आपने पहले कही ना, मैं उसको ज़रा थोड़ा एलैबोरेट कर दूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर, वो बड़ा ज़रूरी है आवाम के लिए। आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो किसी एक को सूट करती है चीज़ वो दूसरे को सूट नहीं भी करती, कर भी सकती है। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स से कहता हूँ, मेरे पास आते हैं ना पेशेंट्स के जी डॉक्टर साहब वो फ़लाँ ने उससे इलाज कराया था या उसने वो वाली मेडिसिन ली थी तो वो ठीक हो। मैं हमेशा एक क्वेश्चन करता हूँ कि आपकी और उनकी शक्ल एक जैसी है? हाँ। कहते हैं नहीं। अगर आपकी शक्लें नहीं मिलती, इस तरह से हमारा अंदर का सिस्टम भी एक दूसरे से डिफरेंट है। किसी को सिंपल पेनाडोल रिएक्ट कर जाती है, यस और बड़ा सीवियर रिएक्शन मैंने देखे हैं सिंपल पेनाडोल टैबलेट के साथ। ऐसे ऐसे रिएक्शन थे, लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन तक चली जाती है मेडिसिन। सही कह रहे हैं, वो सबको तो नहीं करती, तो इसलिए फॉर गॉड सेक ये सेल्फ मेडिकेशन, उसने वो मेडिसिन ली थी, उसने वहाँ से ट्रीटमेंट लिया था तो वो ठीक, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये ज़रा देखभाल के काम करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात सर्जरी की जहाँ तक ताल्लुक है, सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है। मैं चूँकि मेरी स्पेशलिटी ही लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, मैं सारे ऑपरेशंस, यू जस्ट नेम एनीथिंग, जो भी आप सोच सकते हैं, मैं सारे के सारे ऑपरेशन कैमरे के ज़रिए करता हूँ। उसमें 3 या 4 सुराख होते हैं। आपने सुना होगा पित्ते का ऑपरेशन सबसे कॉमन है। जब हम किसी को ट्रेन करते हैं तो उसको सबसे पहले गॉल ब्लैडर सर्जरी या पित्ते का ऑपरेशन सिखाते हैं। उसके बाद अपेंडिक्स है, हर्निया है और डिफरेंट सर्जरीज़ हैं, कैंसर सर्जरीज़ हैं, ये भी लैप्रोस्कोपिक में करता हूँ। यूट्रस रिमूव करना, ये भी लैप्रोस्कोपिक होती है। उसके बाद ओवरीज़ की सर्जरीज़ हैं, और ये वाली जो बैरेटिक सर्जरी, मोटापे के ऑपरेशन, ये भी लैप्रोस्कोपिक होते हैं। अच्छा, इसमें क्या करते हैं हम, 4 या 5 होल होते हैं। सबसे बड़ा होल 10 या 12 मिलीमीटर का है, उसमें से 10 यानी कि 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर मैक्सिमम, ठीक है, जिसमें से एक फिंगर जाती है हमारी। 4 या 5 होल करते हैं, उसमें से कैमरा और इंस्ट्रूमेंट्स का कंट्रोल बाहर होता है और अंदर हम ऑपरेट कर रहे होते हैं। लोग इसको लेज़र सर्जरी बोलते हैं, इट्स नॉट लेज़र सर्जरी। हाँ, मैंने भी यही सुना है, लेज़र सर्जरी नहीं है, ये बेसिकली वही सर्जरी जैसे हम ओपन करके करते हैं। इसमें ज़रा टेक्निक डिफरेंट है कि हम इंस्ट्रूमेंट से काम करते हैं, वही काम जो ओपन सर्जरी में हो रहा है वही हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से करते हैं। कंट्रोल बाहर है, इंस्ट्रूमेंट्स हम बाहर काम कर रहे हैं लेकिन वो अंदर हो रहा होता है और स्क्रीन पे हमें सब कुछ नज़र आता है कि क्या कर रहे हैं। और अगेन लोगों में एक मिथ है, जो पुराने लोग हैं
वो कहते हैं जी बड़ा ख़तरनाक ऑपरेशन होता है ये तो। ये बहुत सेफ सर्जरी है, ये बहुत सेफ सर्जरी है, यकीन करें। लेकिन फिर वही बात है सेफ हैंड्स में। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि मेरे पास कुछ ओल्ड एज पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर साहब ये बड़ा ख़तरनाक ऑपरेशन होता है ये तो। मैं पूछता हूँ आपके पास कौन सा सेल फ़ोन है, कीपैड वाला होगा या कोई सिंपल सा फ़ोन होगा? अच्छा, आप कितना को ऑपरेट कर लेते हैं उसको? बस ये कॉल सुन लेते हैं, कॉल कर लेते हैं। सही। ओके, आपके बच्चे, उनके पास तो आईफोन है। अच्छा, वो कैसे चलाते हैं उसको? वो तो ऐसे घुमाते हैं। ठीक है, तो ये इरा है, डिफरेंट इरा है। मैं समझता हूँ कि मैंने आँख खोली तो मैंने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में ही खोली। हाँ। मैंने जब हाउस जॉब की तब मैंने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की, ट्रेनिंग में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, और पिछले कोई 15 साल से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ही कर रहा हूँ। सही, ठीक है, तो क्योंकि मेरी तो जो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, वो आम बंदा तो नहीं उस आँख से देख सकता ना। जो कैमरे की आँख आपकी भी फिट हुई हुई है, वो तो मतलब इतनी सर्जरीज कर करके इंसान इतना एक्सपर्ट हो गया होता है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस ही तो है जो आपको एक्सपर्ट करता है। जब आप हाउस जॉब कर रहे होते हैं तो वो आपको एक्सपीरियंस ही तो मिल रहा होता है, वहाँ से कर करके ही बंदा सीखता है ना। चाहे कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, कोई भी है, अपने काम को जब तक आप करेंगे नहीं और उसे खुद देखेंगे नहीं, तब तक आपको उसके अच्छे या बुरे नतीजे का अंदाज़ा नहीं होगा। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये सर्जरी जो है वो लोगों का जो इसके बारे में मुख्तलिफ मिथ्स भी बनी हुई है, उसको भी आपने क्लियर करने की कोशिश की है यहाँ पर। तो ये कितने मिनट में या कितने घंटे में ये सर्जरी होती है? अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगेन डिपेंड्स अपॉन सर्जन। अच्छा, जो सर्जन कितना ट्रेंड है, ओके, प्लस पेशेंट कितना डिफ़िकल्ट है। हाँ, सही। नॉर्मली जो अल्लाह का शुक्र है हमारा टाइम है हाफ एन आवर से 45 मिनट का टाइम है ऑपरेशन का। ठीक है। और 24 आवर्स का हॉस्पिटल स्टे होता है। ठीक। इस सर्जरी के 6 घंटे के बाद हम पेशेंट को अलाउ करते हैं चलना फिरना, और 12 आवर्स के बाद हम पेशेंट को लिक्विड डाइट, पानी, जूस, लस्सी वगैरह इस तरह की चीज़ें देते हैं। और नेक्स्ट डे यानी 24 आवर्स में पेशेंट अपने घर चला जाता है। अच्छा। एंड नो वन नोज कि इसका ऑपरेशन हुआ है। सही, कोई निशान नहीं, कोई कट नहीं, कोई कुछ नहीं। होते हैं छोटे छोटे निशान। अच्छा, होते हैं लेकिन वो इतने माइनर है कि पता नहीं। इवन सनी प्लास्ट लगा के भेजते हैं हम तो। मैं तो अपने पेशेंट को रिकमेंड करता हूँ सनी प्लास्ट लगा लें बस, दैट्स इट। सही। और कई पेशेंट्स ऐसे भी जो न हस्बैंड वाइफ आए हैं, घर बताया ही नहीं किसी को कि हम ऑपरेशन कराने जा रहे हैं। तो दिस इज़ सो सेफ। यस, अगर आप दूसरी एंड पे देखें, अगर कोई बिगिनर्स हैं तो वो 4, 5, 6 घंटे भी लगाते हैं इस ऑपरेशन। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हार्ट स्टंट्स चलते हैं, राइट? कुछ इसी तरह का जो है वो इसका प्रोसीजर है। तो इसमें ये जाहिर है कि सेफ़ साइड है, तो ये डॉक्टर्स इसको अप्लाई कर रहे हैं। सेफ़ साइड है तो लोग इससे जो है मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। आपने अभी आप बता रहे हैं कि आपने इतने ऑपरेशन 30,000 अबव के 3,000 अबव जो है वो आप कर चुके हैं इसमें। तो इसमें अभी आगे जो आपके पास अभी लाइन लगी हुई है लोगों की जिनके हो चुके हैं, वो आपको क्या इसका रिस्पांस दे रहे हैं, और उनका वज़न कितना कम हुआ, और पहले कितना था और बाद में, और आप कैसी लाइफ गुजार रहे हैं? मेरे फेसबुक पेज पे सबकी पिक्चर्स हैं माशाल्लाह, ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के बाद, उनके व्यूज़ हैं। तो बड़ी खुशी होती है सुन के जब वो बताते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी शादी हो गई, शादी नहीं हो रही थी मोटापे की वजह से। ज़ाहिर है बहुत सारी प्रॉब्लम। मेरी शुगर ख़त्म हो गई। स्पेशली अभी मुझे 2-3 दिन पहले एक पेशेंट ने मुल्तान से कॉल की कि डॉक्टर साहब आपने ऑपरेशन किया था, मेडिसिन मेरी बंद हो गई है, शुगर और ब्लड प्रेशर की मेडिसिन मेरी ख़त्म हो, छोड़ दी है मैंने। सही। पिछले 1 महीने से मैंने शुगर ब्लड प्रेशर की मेडिसिन छोड़ दी है और मेरा शुगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है विदाउट मेडिसिन। तो ये बड़ी खुशी होती है इन चीज़ों को सुन के, देख के पेशेंट्स को। इवन एक पेशेंट मेरे पास आई तो सलाम दुआ की, मुझे हॉस्पिटल में मिली ना, एक और पेशेंट के साथ आई हुई थी, दूसरे पेशेंट को लेके आई थी कि मैंने ऑपरेशन कराया था, आप भी करा लो। अच्छा, वेट रिड्यूस हो जाए। अच्छा, मुझे कहने लगी पहचाना आपने मुझे? मैंने कहा सॉरी मैंने नहीं पहचाना। कहती मैं फ़लाँ पेशेंट आपने ऑपरेट किया था। मैं उसे देख के यकीन करें मैं हैरान रह गया। मैंने कहा तुम इतना चेंज हो गई हो। कहती मेरा वेट उस वक्त था कोई 110-120 kg उसका, एंड शी मेट मी इन हॉस्पिटल। उस वक्त उसका वेट था कोई 60-65। वेरी स्मार्ट लेडी, वेरी स्मार्ट लेडी। मैं बड़ा हैरान हुआ और मुझे खुशी भी ऑब्वियसली। कहती है आपने ऑपरेट किया था, देखें मैं कितने स्मार्ट हो गई। अच्छा, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो चीज़ें डिज़ोल्व होना शुरू होती हैं जब ये ऑपरेट हो जाता है। इसके कितनी देर बाद, कितने दिनों बाद जो है रिस्पांस मिलना शुरू होता है? जैसे आपने वीक का आपने बताया ना कि 1 वीक में जो है वो पता चल जाता है, तो फिर इसमें डाइट प्लानिंग क्या चल रही होती है? इस 1 वीक में जो है वो डाइट क्या ले रहे होते हैं, और कब एक सॉलिड डाइट की तरफ आप पेशेंट को लेके जाते हैं? इनिशियली तो बिल्कुल लिक्विड डाइट पे रखते हैं हम पेशेंट। अच्छा, सही है। आप
कह लें कि एक वीक तो ऑलमोस्ट लिक्विड डाइट पे, एक वीक पानी, जूस, लस्सी, मैक्सिमम दही या जेली उसमें ऐड करते हैं। ओके। एक वीक के बाद फिर हम थोड़ा सा उसमें सेमी सॉलिड्स कह लें आप 2 वीक के बाद ऐड करना शुरू करते हैं। सही। उसमें फिर डिफरेंट प्लान्स हैं हमारे, उसके अंदर दही बड़े हैं, इस तरह की चीज़, और कुछ शामी सॉफ्ट डाइट, जितनी भी सॉफ्ट डाइट्स हैं ये ऐड करते हैं हम। आप कह सकते हैं कि 6 मंथ्स जो है ना वो हम अपने डाइट प्लान पे रखते हैं पेशेंट को स्ट्रिक्टली। 6 मंथ्स हमारी कोशिश होती है कि पेशेंट हमसे आगे पीछे ना आ जाए और उसी डाइट प्लान को फॉलो करे। हम खुद भी पेशेंट को कॉल करते हैं, मेरी टीम कॉल करती है, उनसे पूछते हैं कि जी क्या कंडीशन है आपकी। अक्सर पेशेंट होते हैं कि बस ठीक है, वेट रिड्यूस हो रहा है, ओके। हम सिर्फ वेट को नहीं देख रहे होते, हमने और बहुत सी चीज़ें देखनी होती हैं, क्योंकि पेशेंट के अंदर समटाइम्स मेल एब्जॉर्प्शन, यानी कि खाना जो खा रहे हैं वो सही तरह डाइजेस्ट नहीं हो रहा, या विटामिन डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है, कैल्शियम, विटामिन डी की कमी शुरू हो जाती है, आयरन की कमी शुरू हो जाती है। तो हम पेशेंट को खुद फॉलो करते हैं कि आपने ये वाले टेस्ट भेजने हैं हमें करा के, ये टेस्ट भेजने हैं, ये अलामात आपके अंदर तो नहीं आ रही। तो इस तरह से हम पेशेंट को फॉलो करते हैं पूरा। ठीक है, पूरा फॉलोअप आपका जो है वो साथ साथ चलता है, आपकी पूरी टीम जो है वो इस काम पर जो है वो लगी है। अच्छा, ये तो कुछ अर्सा पहले, आज से 3-4 साल पहले इसकी अवेयरनेस पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा नहीं थी। एक साहब जिन्होंने इस तरफ जो है वो काफ़ी लोगों का ध्यान बटाया, आपको याद होगा, लेकिन ऑपरेशन के दौरान ही उनकी डेथ हो गई। ऐसा फिर एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया कि जिसमें लोग जो है वो डर और खौफ महसूस करने लगे कि शायद अगर स्टमक जो है वो छोटा कर दिया जाता है और एक इंसान का जो है वो वज़न गिरना शुरू होता है तो इससे इंसान की मौत भी वाक़या हो जाती है। अब अगर किसी का वज़न बहुत ज़्यादा है, 300 तक है या इससे चले थोड़ा कम है, तो इसको कैसे डील करते हैं? ये सर्जरी से पक्की बात है कि ये डील हो जाता है और ये वापस अपनी जो है वो लाइफ में आ जाते हैं, या उस टाइम अगर ब्लड प्रेशर शूट कर जाए या कुछ और प्रॉब्लम हो जाए तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? जी बिल्कुल, आपने जिनका जिक्र किया, आई वॉज अ पार्ट ऑफ हिज टीम। तो आई वॉज बेसिकली अ पार्ट ऑफ दैट टीम ड्यूरिंग दैट सर्जरी इवन। तो ये वो एक अलग कॉम्प्लिकेशन थी, वो सर्जरी की वजह से उसकी डेथ नहीं हुई थी पेशेंट की, वो कुछ और चीज़ें थी। खैर, सर्जरी वाज वेरी सक्सेसफुल माशाल्लाह, और मैं उसको 10th डे तक मैं फॉलो करता रहा पेशेंट को। वो कुछ और रीजंस थी। खैर, ये जो है 360 kg तक को भी हमने ऑपरेट किया पाकिस्तान में। अच्छा, 360 kg, यस। एंड नाउ ही इज़ अराउंड 120-130 kg। ओके। ही इज़ अलाइव माशाल्लाह, ही इज़ मूविंग अराउंड। हमने को 2-2.5 साल पहले इसको ऑपरेट किया था, अभी वो 120 पे आ गया है। अच्छा, ठीक है। तो वही मैं फिर बात करूँगा कि हर पेशेंट एक जैसा नहीं होता। जो इसकी डेथ हुई बेचारे की, ही वाज 340 kg, और उसमें कुछ और रिस्क फैक्टर्स भी थे। जाहिर है इतने बड़े पेशेंट को, आपको बताऊं कि यूरोप अमेरिका में इतने हैवी पेशेंट को बिल्कुल ऑपरेट नहीं करते वो लोग। बिल्कुल सही बात। वो उसको डाइट प्लान्स देते हैं, उसको एक्सरसाइज बताते हैं कि आप इस वेट तक आएंगे, फॉर एग्जांपल 360 है, वो उसे कहेंगे आप 200 तक आएंगे तो हम आपको ऑपरेट करेंगे। वो अगर वो 200 तक आ सकता तो वहाँ तक जाता ही क्यों? ठीक है। उनमें फिर और डिफरेंट ऑप्शंस वो करते हैं, पता नहीं क्या कुछ करते हैं। एनीवेज, पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है हमने 360 kg के भी ऑपरेट किया। 200, 150, 230 ये तो नॉर्मल चीज़ है हमारे लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ तक तो जो है ख़वातीन भी हमारी और जेंट्स भी जो है वो पहुँच जाते हैं, जो बाज़ार के खाबे हैं, चीज़ें हैं, सब कुछ जो है वो खा के पी के आराम से सुकून से जो है वो बैठे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि मोटापा नीरी बीमारी है। मोटापे को लोग, जब बच्चे छोटे होते हैं, हम थोड़ी सी बच्चों के हवाले से बात कर लें कि जब छोटे बच्चे ग्रो हो रहे होते हैं तो उनको देख के वालिदैन बड़े खुश हो रहे होते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा गुपलू शुपलू है, बड़ा मोटा ताज़ा है, और बच्चों में प्यार भी आ रहा होता है क्योंकि वो अच्छे लग रहे होते हैं। लेकिन बच्चे हमेशा शिकायत करते हैं या तो आई साइड वीक होने की, या स्टमक में कोई जो है वो प्रॉब्लम, बार बार कुछ खाने से उनको जो है वो कुछ इस तरह की चीज़ हो जाती है, किसी वॉमिटिंग्स लग जाती हैं, या फिर उनसे चला नहीं जाता। ये 3-4 शिकायतें जो है वो इन प्रोसेस पाकिस्तान में चल रही हैं बच्चों में, कि वो कहते हैं कि हमसे भागा नहीं जाता, हम थक जाते हैं, सांस चढ़ जाता है, हड्डियों में दर्द हो रहा है। ये क्या है? जहाँ तक मैं समझता हूँ, बच्चों की डाइट जो है ना, ये एक बड़ा मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स के ऊपर। ऐसा ही है। जो आजकल की डाइट है, आप देख लें, जंक फूड्स, वही पिज़्ज़ा, बर्गर, ये वो चीज़ें, फ्राइज़, और स्पेशली सॉफ्ट ड्रिंक्स। मैं फिर कहूँगा सॉफ्ट ड्रिंक्स दे आर पॉइजन। हाँ, कोशिश करें कि ये बच्चों को ना दें। अच्छा, इससे जब वेट गेन होता है तो वेट गेन के साथ ऑब्वियसली जोड़ों में दर्द, जल्दी थक जाना, सांस फूल जाना, ये सारे इश्यूज़ हैं, बिल्कुल होंगे। तो बच्चे की ये सेहत नहीं है, खुदारा ख्याल करें, बच्चों को इन डाइट से बचाएं। और बच्चों की जो आजकल मैं देखता हूँ ना, इंडोर एक्टिविटी, बल्कि आप कह लें कि बेड बाउंड एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं।
बच्चे अपने बेड पे हैं या सोफ़े पे हैं और वो मोबाइल गेम्स हैं या जो भी प्ले स्टेशन लेके दे दिया उसको, यकीन करें मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूँ। मैंने अपने बच्चों को नहीं लेके, फिजिकल एक्टिविटी खत्म, फिजिकल एक्टिविटी खुद खेलें बच्चों के साथ, खिलाएं उनको, बाहर ले जाएं, भगाएं उनको हाँ। यस को फिजिकल एक्टिविटी करें ताकि उस स्टेज तक ना पहुँचें। क्योंकि हमने पाकिस्तान में रिकॉर्ड है, दिस इज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड, इवन 200 kg के बच्चे को ऑपरेट किया हमने, सही, इन द एज ऑफ 10 years, ओनली 10 years का बच्चा जिसका वेट 200 kg था, 200 kg, ओह माय गॉड। ठीक है, अभी वो कोई 100 के आसपास आ गया बच्चा। एक साल पहले हमने उसको ऑपरेट किया था। तो बच्चों के अंदर ओबेसिटी ये बड़ी कॉमन चीज़ है और इसके लिए खुदा के लिए इसका ख्याल करें। और बच्चों को ये सेहत नहीं है, ये सेहत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अल्टीमेटली यू विल लैंड अप इन अ ट्रबल, टू मच इन ट्रबल। तो इसकी कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपने बच्चों को वो डाइट दें जो अच्छी है। घर की डाइट में तो बच्चों को रखा ही नहीं, वही आप वाली बात कि जंक फूड जो है वो इजी टू कैरी है, इजी टू कैसे फ़ोन किया, मंगवा लिया, घर आ गया, खा लो भाई चलो। माँ बाप को जो है वो कोई काम ही नहीं करना पड़ा, माँ को जो है वो जाकर उनके लिए कुछ बनाना नहीं पड़ा। अब जब खुद से बनाना पड़ेगा, या फिर अगर बच्चे डिमांड करते हैं तो घर में भी कहते हैं कि हमें यही चीज़ बना के दें। अब वो घर में भी बनेगी या बाहर से भी आए है तो वो बर्गर ही है, तो वो शॉर्मा ही है, तो वो कोई ऐसी ही चीज़ कि जो आप खा रहे हैं उसको कैलोरीज तो उतनी ही जो उतनी आएंगी आपको। तो ये चीज़ें जो है वो कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। माएँ बचपन में ही जब बच्चे छोटे होते हैं उनको कुछ ऐसी फूड पे लगाएं, कुछ जैसे आपके फ्रूट्स हैं, बच्चे फ्रूट्स को पता ही नहीं होता बच्चों को। फ्रूट बहुत ज़रूरी हैं। मेरा ख्याल है कि बच्चों को अगर आदत डाली जाए ना शुरू से, हाँ शुरू से, यस 4 months का जब हुआ बच्चा तो उसको आपने जो फीड करना स्टार्ट किया, उसके बाद रूटीन में जो आप दे रहे हैं वही बच्चे की आदतें डेवलप हो जाएंगी। ऑब्वियसली ये जो चीज़ें हैं मज़ेदार लगती हैं, हाँ। पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें लेकिन मज़ेदार तब लगेंगे ना जब आपने उसको देना शुरू कर दिया। हाँ। कोशिश करें कि दें ही ना बच्चों को। सही बात। घर में कभी कभार बना दिया, ओके, बाहर कहीं गए तो ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून कभी कभार कोई चीट डे कह लें आप, हाँ, उसको बच्चों को कभी आउटिंग करा दी, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन कोशिश करें कि बच्चों की आदतें डेवलप करें कि बेटा ये आपके लिए ठीक नहीं है। और मैं समझता हूँ कि मैंने सिर्फ अपने बच्चों को ना एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दूंगा। मेरा बेटा कहता है ना बाबा ये चीज़ लेकर दे मुझे, मैं कहता हूँ बेटा बहुत महंगी है ये, ठीक है, और वो वहीं स्टॉप हो जाता है। वो पता नहीं समझता कि शायद महंगी चीज़ हमने लेनी नहीं है। और कॉन्सेप्ट बना दिया ना, ये बहुत एक्सपेंसिव है या वो जो है वो ये नहीं हम ले सकते, ये बहुत एक्सपेंसिव है, ये नहीं लेंगे हम, वो कहते हैं ठीक है। तो इस तरह बच्चों को जैसे ट्रेन करेंगे, तो ऐसी चीज़ कोई ऐसा पिन पॉइंट दें बच्चों को कि जिससे बच्चों को पता हो कि ये चीज़ हमने नहीं लेनी, कुछ ऐसा डेंजरस कर दें उनके लिए कि वो कहें कि हमने इसको लेना ही नहीं है, ये अच्छी चीज़ ही नहीं है। वो जब भी बच्चे जो है वो फास्ट फूड और ये जंक फूड के बाहर से गुजरते हैं, वो देख लेते हैं, अब मैं किसी ब्रांड का नाम तो नहीं लूँगी यहाँ पे, वो शोर मचा देते हैं, जी रोको गाड़ी इधर, और यहाँ से जो है वो हमें लेके दें। तो ये भी तो अब देखें ना, पब्लिसिटी की बात है, हम पब्लिसिटी करने में नाकाम हो गए डॉक्टर्स के, बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, क्या करना है, और वो पब्लिसिटी करने में कामयाब हो गए कि बच्चों को यही खिलाना है। तो यहाँ भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि माँ बाप की भी और डॉक्टर्स की भी कि इसको अवेयरनेस, कुछ एड्स, कुछ कमर्शियल्स ऐसे बनने चाहिए जिसमें बच्चों को, लेकिन अगर वैसे बनेंगे तो फिर जंक फूड वाले जो है वो उन पर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। अब हमारे यहाँ बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, इसलिए इस सारा का सारा बोझ जो है ना वालिदैन पे ही गिरता है कि वालिदैन ही बच्चों की जो है वो तरबियत ऐसी करें, उन्हें सिखाएं कि बच्चों आपके लिए फ्रूट्स अच्छे हैं, आप घर का खाना खाएं, आपके लिए बेस्ट है। उससे बच्चों का लेवल भी मेंटेन रहता है, उनकी एज के हिसाब से उनका वज़न भी ठीक रहता है। और आजकल थोड़ा सा अगर हम एज के हवाले से बात कर लें कि कितनी एज का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है तो उसका वज़न कितना होना चाहिए मैक्सिमम, और 4 है, 5 है, 3 से 10 या 11 साल के बच्चे तक के वज़न जो है अगर आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें तो हमारी आवाम के लिए और नाजरीन के लिए भी ज़रा थोड़ा ये बड़ा सिंपल है। मैंने बताया आजकल तो बहुत सिंपल हो गया। आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन पे ऐप्स डाउनलोड करें और उसमें बच्चे की एज, हाइट, वेट डालें, वो आपको बता देंगे कि जी बच्चे का वेट इतना होना चाहिए, ये नॉर्मल वेट है और ये एक्सेस वेट है आपके बच्चे का। बड़ा सिंपल है ये, ठीक है। मतलब ये वहाँ से इजीली, अब हर ऐप जो है वो सही काम भी नहीं ना करती। ऐप के नीचे जो कमेंट्स लिखे हुए होते हैं जैसे ऐप इज़ नॉट वर्किंग, नहीं वो बहुत सारी ऐप्स हैं और उसमें तो कोई बहुत टेक्निकल चीज़ है ही नहीं। हाँ, बहुत टेक्निकल चीज़ बिल्कुल नहीं है उसमें। तो आपको वैसे भी अंदाज़ा हो जाता है कि मेरा बच्चा ओवरवेट है या अंडरवेट है। हाँ, अंडरवेट माओ को ज़्यादा लगता है, ओवरवेट को फील नहीं करती वो, ऐसा ही है। आमतौर पर कहते हैं बच्चा बड़ा मेरा कमज़ोर है, लेकिन जब वो हेल्दी हो रहा है, वेट गेन कर रहा है, तब ये वो परेशान, बच्चा एक्टिवली परफॉर्म कर रहा है ना, तो इट्स मीन कि वो एक्टिव है माशाल्लाह, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। जब बच्चा डल है,
उसका दिल नहीं कर रहा किसी पढ़ाई में, काम में, कुछ खाने पीने को या कुछ ऐसे, तब आप खौफ महसूस कर सकती हैं कि बच्चे को जो है वो कोई प्रॉब्लम हो रही है। और ऐसा उन्हीं बच्चों के साथ होता है जिन बच्चों का वज़न जो है वो बढ़ गया होता है, या वो अपने वज़न से ज़्यादा जो है वो वज़न उठाए फिर रहे होते हैं। ये चीज़ें जो है वो काउंट करती हैं। अच्छा, बच्चों का अगर खुदा ना खास्ता, जैसे आपने कहा कि 10 साल के बच्चे का आपने ऑपरेट किया, तो इस एज में ऑपरेट करना सही होता है? मतलब इसमें ये रिस्की नहीं है? हम नहीं, रिस्की तो मैं बिल्कुल नहीं समझता इसको। अगर इंडिकेशन है तो डेफिनेटली करना चाहिए। और देखें ना उस बच्चे को कितना फ़ायदा हुआ। वो 1-1.5 साल के अंदर 200 kg से अभी 100 के अराउंड आ गया। बिल्कुल। और हमारा टारगेट है कि वो कुछ 70 तक चला जाएगा इंशाल्लाह। तो अगर ये बच्चा इसी तरह चलता रहता और ये स्कोपी जो है वो ना होती, इसकी सर्जरी ना होती, तो फिर इसने कितने kg पे जाना था? सोचने वाली बात है। गॉड नोस। माँ बाप जो है वो इस चीज़ को किस तरह इजी लेकर जो है वो बैठे हुए थे। वो वालिदैन परेशान हुए एक लेवल पे आके। वही बात है, जब वो परेशान होना शुरू, उस वक्त तक बच्चे की हालत बड़ी ख़राब हो चुकी। वही ना, बच्चे की हड्डियाँ टेढ़ी हो गई वेट की वजह से। वो बेचारा चल नहीं पाता था। उसको चलाते थे, 2 कदम चलाते थे, उसको बिठाते थे, फिर चलाते थे, फिर बिठाते थे उसको। सही। तो इस तरह से बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए शुरू में ही बच्चे को टारगेट कर लें कि ये बच्चा वेट गेन कर रहा है, उसकी डाइट पे कंट्रोल कर लें। मैंने पहले बताया प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो उस वक्त कंट्रोल कर लेंगे तो अच्छा है। अदरवाइज़ सर्जरी हम उसको पूरा चार्ट आउट करते हैं चीज़ों को, कि रीज़न क्या है मोटापे की। सही। ठीक है, हम उसको असेस करते हैं कि बच्चे में ईटिंग हैबिट्स डिफरेंट हैं या कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं। हाँ जी, मैं अभी इसी सवाल की तरफ आ रही थी कि ज़रूरी भी नहीं है कि आप ज़्यादा खाते हो। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि हम ज़्यादा खाना नहीं खाते लेकिन वज़न बढ़ता जा रहा है और जिस्म फूलता जा रहा है, तो ये हार्मोनल इश्यूज़ भी हैं। इस पर भी डॉक्टर साहब आप ज़रूर पॉइंट आउट कीजिए। बच्चों में लेप्टिन डेफिशिएंसी एक बड़ा कॉमन हार्मोन डेफिशिएंसी है। उसको हम असेस करते हैं, टेस्ट कराते हैं कि अगर लेप्टिन डेफिशिएंसी है तो फिर उसका कुछ और ट्रीटमेंट्स हैं। और बड़ों के अंदर एक हार्मोन होता है ग्रेलिन। अच्छा। जो स्टमक की बिल्कुल जो टॉप की जगह ना, रूफ कह लें, स्टमक का फंडस उसे कहते हैं, वहाँ से वो हार्मोन रिलीज होता है। दैट इज़ अ कल्प्रेट। वो ग्रेलिन हार्मोन वो जिस्म के अंदर फैट डेपोजिशन और इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है। सही। तो हम जब ऑपरेट करते हैं तो हम उस पोर्शन को निकाल देते हैं। अच्छा। जब उस पोर्शन को निकालते हैं तो ग्रेलिन हार्मोन की रिलीज़ या उसकी एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। उसकी वजह से वो फैट डेपोजिशन और इंसुलिन नहीं हो पाता अंदर ना, फैट नहीं बन पाता। और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है बेसिकली वो ख़त्म हो जाती है। कि जो इंसुलिन बॉडी में बन रही है वो सारी की सारी ज़ाया हो रही है, फैट के अंदर ज़ाया हो रही है। जब हम वो निकालते हैं हार्मोन, तो उसकी वजह से क्या, फैट आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस जब ख़त्म होगी तो शुगर ख़त्म हो जाती है। जो इंसुलिन अंदर बन रही है वो पूरा काम कर रही है। ठीक, मतलब इस एक हिस्से को निकाल देने से भी जो है वो कोई फ़र्क आपके बॉडी पे नहीं पड़ता, बल्कि आपका भला ही हो जाता है। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचते में लोग समझते हैं कि खुश खुराक जितने होंगे उतना हम ज़्यादा जो है वो लोगों को बता सकेंगे हम किसी अच्छी खाती पीती फैमिली से हमारा ताल्लुक़ है। और ये ख़ासतौर पर पंजाबियों में तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा होता है ना हमारे पंजाब में, कि अगर अच्छा खाना नहीं है, अगर निहारी नहीं बनी, पाए नहीं बने, ये खाइए, ये सब कुछ खाने के लिए बना है, खाना चाहिए, लेकिन इसकी ज़्यादती यानी रोज़ खाना, नान खाना, रोज़ कुलचे पे आप जा रहे हैं, नान खा रहे हैं, पूरियाँ खा रहे हैं, वो रोज़ जब आप अपने लिए ये सारी डाइट जो है वो चूज़ कर रहे हैं तो वो ख़तरनाक हो सकती है। ये कभी कभार खाने से इसका कोई इतना बड़ा इफ़ेक्ट नहीं होता कि कभी कभार खाने से आपको कोई मसला हो जाए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए इत्तेदाल से? आप जो डाइट प्लान देते हैं उसमें क्या चीज़ें होती हैं? ये आप अलाउ करते हैं कि ये चीज़ें खा सकते हैं कि बस मैंने ही कह दिया? नहीं, 6 मंथ्स के बाद हम थोड़ा बहुत अलाउ करते हैं, लेकिन वही बात नहीं, है जिसका ऑपरेट नहीं हुआ हुआ, एक आम आदमी की बात करें हम। देखिए, अगर तो आप उसको जस्टिफाई कर दें कि आपने फॉर एग्जांपल सुबह नाश्ते में एक पराठा खाया है, हाँ। और आपकी एक्टिविटी इतनी है कि आप उसको डाइजेस्ट कर लें, राइट, एग्रीड, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपने 2 पराठे खा लिए और उसके बाद सारा दिन टीवी देखना है या कोई ऑफिस जॉब, कोई सिटिंग जॉब करनी है आपने, फिर बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। बिल्कुल ठीक है। फिर दोपहर को खाना खा लेना, फिर शाम को खा अच्छा, लेना। फिर टाइम देख के खाना खाते हैं हम लोग। हाँ। कि लंच का टाइम हो गया, खाना लगा दें, डिनर का टाइम, भूख देख के नहीं खाते ना। ये तो प्रॉब्लम है हमारी कि हम या तो खाने को देख के खाना खाते हैं, और या फिर टाइम को देख के। बहुत अच्छा खाना बना हुआ है, चलो हम भी खा लें। अब वो सिर्फ 2 निवाले लेते हुए या 2 बाइट्स लेते हुए उसके बाद हम सारा ही खाना खा जाते हैं। उसमें सबसे जो बेसिक जो चीज़ है ना, अगर हम उसको फॉलो कर लें, सुन्नत भी है कि भूख रख के खाना खाना, पेट भर के नहीं खाना। अगर आपने 1 रोटी का गुंजाइश है तो आप उसमें आधी या क्वार्टर रोटी ले लें, और अभी आपको भूख हो, दिल कर रहा है खाने का, छोड़ दें। ठीक है, दिन में बेशक 10 मरतबा आप खाना खाएं। हमेशा अपने पेशेंट से कहता हूँ आप 10 मरतबा खाना खा लें, लेकिन पेट भर के ना खाएं। सही सही। अक्सर ऐसे भी लोग देखने में आए जो बहुत खाते हैं।
अच्छा खाते हैं, खुश खुराक है, सब कुछ खाते हैं, लेकिन उनको लगता कुछ नहीं। ऐसे लोगों का क्या प्रॉब्लम है? उनमें भी कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, स्पेशली थायराइड हार्मोन अगर ज़्यादा काम कर रहा है, ओवर फंक्शनिंग है, तो वो लोग उनकी खुराक ज़्यादा होती है। देखिए बहुत स्किनी लोग होते हैं और उनकी डाइट का उनकी कोई प्लानिंग नहीं है, बस ठीक है जो मिला खा लिया, जो मिला खा लिया, लेकिन उन पर लगता कोई नहीं, वो डिजीज़ है, वो भी एक डिजीज़ है। और मोस्टली ये थायराइड, हाइपर थायराइड पेशेंट्स होते हैं जिनको ज़्यादा भूख लगती है, ज़्यादा खाना खाते हैं और ज़्यादा डाइजेस्ट, उनका बेसिकली BMR ज़्यादा होता है, बॉडी बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है ना, उनका बॉडी ज़्यादा कंज्यूम कर रही होती है। आप सुनिए, सही है। एक तो मेरी तरह के लोग होते हैं ना जो थोड़ा सा खाते ही अतदाल से हैं, मतलब वो हर चीज़ का ध्यान रख के खाना है कि ये अभी इतना लेना है, ये अभी इतना लेना है, तो वो डाइट प्लानिंग के साथ चलते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि सब कुछ खा लेते हैं बट उनको कुछ नहीं लगता, क्योंकि अक्सर लोग ये भी कहेंगे ना कि शायद डॉक्टर साहब अभी सब कुछ खा लेती हैं, नहीं लगता। तो ऐसी बात नहीं है, मैं सब कुछ नहीं खाती, कुछ अपनी मर्ज़ी का थोड़ा बहुत जो है वो जो सेहत के लिए अच्छा हो बस वही खाती हूँ, हर चीज़ नहीं खा सकती। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो लोग हैं वो एतदाल में कैसे आएँ? कोई आपके पास टिप है ऐसी? आज आप आए हैं तो आपसे टिप भी ले लें। कुछ अगर ऐसा है कि आप लोगों को बता सके कि भाई एतदाल में रहते हुए कैसे आपने जो खाना खाना है और अपनी सेहत का ख्याल रखना है, तो कोई टिप दे दें। सबसे मेजर चीज़ है नाश्ता स्किप नहीं करना। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हमने देखें डॉक्टर साहब खाना बिल्कुल छोड़ दिया है और फिर भी वेट बढ़ रहा है, हम थोड़ा सा खाते हैं। बिल्कुल खाना रोकने से, ख़त्म करने से भी ओबेसिटी ख़त्म नहीं होगी। सही, ठीक है। हम समझते हैं कि यार हमने सब कुछ छोड़ दिया फिर भी वेट कम नहीं हुआ, या कम हुआ तो फिर वापस आ रहा है डॉक्टर साहब, ये देखें। ठीक, ये नहीं है कि डाइट प्लान जो बने होते हैं, डाइटिशियंस जो हैं, ये आखिर पढ़ लिख के बने ना, वो एक पूरा सब्जेक्ट है और वो हर पेशेंट के लिए अलग है। जैसे हमारे ड्रेसिंग हर एक के लिए अलग है, इसी तरह से हर पेशेंट का डाइट प्लान अलग है। ये नहीं कि एक ने फलां ने वो डाइट प्लान लिया था तो मैं भी उसको फॉलो कर लूँ तो मेरा वेट रिड्यूस, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये हर पेशेंट के लिए अलग है। और जो एक सिंपल सी चीज़ है, ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना। सही, ये नहीं कि आप कहें जी मैं तो देखें नाश्ता भी नहीं किया मैंने अभी तक, तो ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना। ब्रेकफास्ट करें आप, लंच आप करें, लेकिन वही बात है फिर भूख रख के कम खाना खाएं, जितना आपको रिक्वायर्ड है उससे थोड़ा सा कम खाएं। उससे थोड़ा सा कम। और रात को खाने से मतलब सोने से कम 2 घंटे पहले आप खाना खा लें। खाना खाने के फ़ौरन बाद लेटना नहीं है। सही, ठीक है, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। हम रूटीन के रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे ऑर्डर करते हैं, उसके बाद खाना खाया वहीं बेड पे बैठ के खाना खा और वहीं पे लेट गए, ये बिल्कुल गलत है। इससे एसिडिटी, ओबेसिटी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आप तशरीफ़ लाए और बेहतरीन तरीके से आप एज अ सर्जन जो है वो ये काम कर रहे हैं इन पाकिस्तान पिछले 4-5 सालों से। और जिस तरीके से मोटापा और शुगर की बीमारी जो है वो यहाँ बढ़ते चले जा रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट को कंट्रोल करें। हर चीज़ खाना अच्छी बात है, लेकिन एतदाल से खाइए। ऐसे नहीं कि बस आज ही मिलनी है और आज ही खा लेनी है और कल नहीं मिलनी। ऐसी सिचुएशन को जब आपने अपने ऊपर तारी कर लेना है, क्योंकि ये माइंडसेट है। आप जब खाना खाते हैं तो आप एक माइंडसेट से खाते हैं कि मैंने सारा खाना है, कम खाना है या ज़्यादा खाना है। अपना माइंडसेट ये बनाइए कि मुझे जितनी भूख है मैंने उससे थोड़ा कम खाना है, ताकि मेरे पास जो है मैदे में जगह बाकी रहे और अगर कुछ और हो तो मैं थोड़ी देर बाद कुछ और भी खा सकूं। जो थोड़ी थोड़ी देर बाद खाते हैं ना वो डिज़ोल्व होता रहता है। जो एक ही साथ सब कुछ खा लेते हैं उनका वज़न फिर 100-200 और 300 किलो तक भी चला जाता है। तो ऐसा ना करें प्लीज़। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। छोटे बच्चों में मोटापे की बढ़ती हुई सूरत हाल को बहुत गौर से देखिए। वालिदैन इस पर जो पूरी नज़र रखें ताकि आपके बच्चे जो हैं वो मोटापे से सेहतमंद नहीं होंगे, बल्कि जितने एक्टिव और जितने स्मार्ट होंगे उतने ज़्यादा अच्छे लगेंगे। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज़ के साथ दोबारा आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने के पास।